हेलो हाउ आर यू वेलकम टू फिल्मी राजे। तो हॉलीवुड मूवीज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसने विल स्मिथ को हॉलीवुड में लेजेंड का दर्जा दिया, और वो फिल्म है आई एम लेजेंड। तो भाई पिछले एक साल से हमें पेंडेमिक सिचुएशन का मतलब क्या है ये पता चल गया है। बाहर जाओगे तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन क्या हो अगर पूरे शहर में सिर्फ आप अकेले ही नॉन इन्फेक्टेड इंसान बचे हो तो डर लगा, और इसी डर को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन किया था, विल स्मिथ के जगह पे और कौन कौन से एक्टर्स को रेकमेंड किया गया था, वार्नर ब्रदर्स और डीसी कॉमिक्स की कौन सी आने वाली फिल्म को इस फिल्म में टीज किया गया था, और क्या इस फिल्म का कोई सेकंड पार्ट भी आएगा। तो जानने के लिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो बिना खुद को अकेला फील करते हुए और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से बचते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। रोल साउंड एक्शन। तो भाई इस फिल्म में विल स्मिथ के साथ एक और लीड कैरेक्टर था, वो था वो कुत्ता, और इस कुत्ते के साथ तालमेल बिठाने के लिए विल स्मिथ ने शूटिंग के बहुत पहले से ही कुत्ते के साथ रहना चालू कर दिया था। इस वजह से उन दोनों में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। इसे हम फिल्म में भी देख सकते हैं, लेकिन शूटिंग के बाद भी विल स्मिथ का उस कुत्ते से लगाव और ही बढ़ गया, और इसी कारण वो उस कुत्ते को अडॉप्ट भी करना चाहते थे, लेकिन कुत्ते का ट्रेनर इस बात के लिए राजी नहीं था और ना ही विल स्मिथ उसे मना पाए। तो भाई इस फिल्म में विल स्मिथ पूरे न्यूयॉर्क शहर में अकेले नॉन इन्फेक्टेड बचे हुए इंसान दिखाए गए हैं। तो अकेला आदमी कैसा बिहेव करेगा और उसका शेड्यूल क्या होगा, ये जानने के लिए विल स्मिथ ने जेल के कई कैदियों से बातचीत की, जिसपे उन्हें ये बात पता चली कि अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कैदी खुद को एक प्लान टाइम टेबल में बांध लेते हैं, और इस वजह से उनके पूरे दिन का स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है, और यही विल स्मिथ ने फिल्म में भी फॉलो किया है। तो इस फिल्म के एक सीन में रॉबर्ट यानी विल स्मिथ रास्ते पे एक मैनिक्विन को देखते हैं और उसे देखकर फ्रेड आवाज देके बुलाते हैं। तब एक्चुअल में वहां पे मैनिक्विन के जगह पे एक माइम करने वाले कलाकार को रखा गया था, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि रॉबर्ट की तरह ही ऑडियंस को भी देखने में पहली बार वो पुतला नहीं बल्कि आदमी लगे। लेकिन इसका नतीजा कुछ और ही निकला, क्योंकि शूट करते वक्त मैनिक्विन का रोल करने वाला वो जो माइम एक्टर था उसका सिर थोड़ा सा हिलता है, और आज भी लोग फिल्म देखते वक्त ये सोचते हैं कि फिल्मिंग के सेट पे कुछ भूतिया हरकतें हो रही थी जिसके वजह से पुतले भी हिल रहे थे। तो इस फिल्म में विल स्मिथ मेडिसिन पे रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर का रोल निभा रहे थे। इसके लिए उन्होंने रियल लाइफ में भी काफी डॉक्टर्स को ऑब्जर्व किया था, और वो ये भी ऑब्जर्व करते थे कि डॉक्टर्स उनके इक्विपमेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि फिल्म में शूटिंग करते वक्त उनकी एक्टिंग ज्यादा नाटकीय ना लगे, इसलिए वो ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे। तो भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर वार्नर ब्रदर्स को न्यूयॉर्क में शूट नहीं करना था, क्योंकि इससे उनका बजट काफी बढ़ रहा था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर केवल न्यूयॉर्क में ही शूट करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि पूरे दुनिया में न्यूयॉर्क के बहुत से स्पॉट फेमस थे, और उन्हीं स्पॉट्स पर फिल्म करने के लिए वीकेंड में उन स्पॉट्स को खाली कराया जाता था, जिसमें कि शामिल थे वॉशिंगटन ब्रिज, वॉशिंगटन स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अल्बाइट क्लब, ये सारे इलाके। तो विल स्मिथ का कहना था कि शूट के लिए न्यूयॉर्क का पूरा इलाका बंद करना मतलब लोगों की गालियां खाने वाला काम था, और इसीलिए फिल्म के निर्देशक ने भी पूरा इलाका खाली नहीं किया था, बल्कि जहां विल स्मिथ है और जिस फ्रेम में एरिया दिख रहा है केवल उतना ही एरिया बंद किया जाता था, और सारी पब्लिक को कैमरे के पीछे खड़ा कर दिया जाता था, और पब्लिक भड़के नहीं, इसके लिए उन्हें शूटिंग के फोटोज निकालने की भी परमिशन दे दी गई थी। जब रास्तों पे शूटिंग होनी थी तो फिल्मिंग के लिए न्यूयॉर्क की सारी सड़कें बंद की जाती थी। विल स्मिथ शूटिंग खत्म होने के बाद सारे न्यूयॉर्क वासियों की माफी मांगते, वो बाहर आते, माइक हाथ में लेते और कहते कि हमें पता है हमारी वजह से आपका काफी नुकसान हो रहा होगा, मुझे इसके लिए काफी खेद भी है, और आपकी इस मदद का मैं और मेरी पूरी टीम शुक्रगुजार रहेगी। यार इसीलिए वो बंदा लेजेंड है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की। तो इस फिल्म में कोई भी स्पेशल या स्पेसिफिक बैकग्राउंड स्कोर इस्तेमाल नहीं किया गया है, केवल विल स्मिथ के अकेलेपन को हाईलाइट करने के लिए जहां पे जरूरत है केवल वहीं पे ही बैकग्राउंड स्कोर को ऐड किया गया है।
तो भाई जापान में प्रमोशन करते वक्त गलती से विल स्मिथ ने पत्रकारों को इस फिल्म का एंड बता दिया था, लेकिन वार्नर ब्रदर के रिक्वेस्ट करने पे वहां पे उपस्थित किसी भी पत्रकार ने इस एंड को लीक या फिर कहीं पे पब्लिश नहीं किया था। ये होती है पत्रकारिता। तो डायरेक्टर ने इस फिल्म के 2 शूट एंड किए थे, एक जिसमें विल स्मिथ मर जाते हैं और दूसरा जिसमें वो जिंदा बच जाते हैं ताकि फिल्म का सेकंड पार्ट निकल सके। और फाइनलाइज करते वक्त वार्नर ब्रदर से पहले इस फिल्म को विल स्मिथ को दिखाया गया था और उन्होंने जिस एंड को फाइनल किया वही एंड आखिरकार अप्रूव हुआ और वो एंड था जिसमें विल स्मिथ एंड में मर जाते हैं। तो इस फिल्म में विल स्मिथ के घर पर जो पेंटिंग दिखाई गई है वो ओरिजिनल पेंटिंग है न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की। तो ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे जो सीन फिल्माए जाने थे उस वक्त वहां का तापमान था -13 डिग्री और इतनी ठंड में कोई भी क्रू काम नहीं करना चाहता था। लेकिन ऐसे वक्त में क्रू को मोटिवेट करने के लिए विल स्मिथ अपना खुद का गाना गाते थे जो कि था 1991 का समर टाइम। इस फिल्म के स्टार्टिंग में अबेंडन न्यूयॉर्क वाला जो सीन है उस सीन को दिखाने के लिए वार्नर ब्रदर स्टूडियोज को $5 मिलियन का खर्चा आया था, जिसमें कि ब्रुकलिन ब्रिज की परमिशन के साथ 14 और गवर्नमेंट एजेंसीज की परमिशन निकालनी पड़ी। इस सीन में 250 से ज्यादा क्रू मेंबर, 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टर्स और 160 से भी ज्यादा फुल्ली गियर्ड नेशनल गार्ड्स थे। तो इस फिल्म में अबेंडन टाइम स्क्वायर का जो सीन है जिसमें काफी रास्ते पे बड़ी हुई घास दिखाई गई है, तो उसके लिए हर रोज फ्लोरिडा से ट्रक भर भर कर घास लाई जाती थी। तो इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के अगले पार्ट के लिए 2 स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी। एक थी इस फिल्म का सीक्वल और एक में दिखाया जाना था इस फिल्म का प्रीक्वल। तो सीक्वल में दिखाया जाना था कि कैसे पृथ्वी पे थोड़े ही लोग बचे और वो कैसे जी रहे हैं। तो प्रीक्वल में ये दिखाया जाना था कि कैसे ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आई है। जानवरों से इंसानों में, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। चलिए, तो ये बीमारी कैसे जानवरों से इंसानों में आई है ये दिखाने के लिए जू से भागे इन्फेक्टेड हाथी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर कैसे तय करता है ये दिखाया जाना था। लेकिन न जाने किसी कारणवश ये स्क्रिप्ट कभी प्रोसीड ही नहीं हो पाई। तो जैसा मैंने कहा, किसी कारणवश इस फिल्म के अगले पार्ट आ नहीं पाए। तो उसमें से सबसे बड़ा कारण था विल स्मिथ। विल स्मिथ नहीं चाहते थे कि इस फिल्म का कोई आगे पार्ट बने, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में ही एक संपूर्ण फिल्म थी और यही फिल्म अपने नाम को भी रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि आई एम लेजेंड। उनका कहना था कि लेजेंडरी चीजों को ऐसे ही खत्म करना चाहिए, ना कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से उनकी लीगेसी बरकरार ना हो जाए। तो ये बात सच भी हुई। ज़ॉम्बी और इन्फेक्टेड टाइप के फिल्मों में ये फिल्म आज भी एक लेजेंड है। तो इस फिल्म में जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें डार्क सीकर्स इस नाम से बुलाया गया है, लेकिन अगर आप फिल्म के सबटाइटल पढ़े तो उनमें इनका जिक्र होमो किड्स ऐसे किया गया है। इस मूवी में पहले इन्फेक्टेड लोगों को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप किए हुए एक्टर्स को रोल करना था, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर को लगता था कि वीएफएक्स और सीजीआई के मॉडल्स इस फिल्म में काफी इंपैक्ट डालेंगे। उनका ये निर्णय बहुत अच्छा भी था, और ये क्यों अच्छा था इसका नतीजा हम इन्फेक्टेड डॉग्स वाले फाइट सीन में देख सकते हैं। जब प्रोस्थेटिक मेकअप को हटाकर वीएफएक्स और सीजीआई का इफेक्ट इसमें ज्यादा डालने का सोचा गया, तो इस फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई का काम इस कदर बढ़ गया था कि 300 लोगों की टीम पूरे 14 महीने केवल इस फिल्म के सीजीआई भी काम कर रही थी। तो इस फिल्म में विल स्मिथ की बेटी का जिन्होंने रोल किया है वो रियल लाइफ में भी उनकी बेटी है, यानी कि विलो स्मिथ। तो जिस नॉवेल पे ये फिल्म बेस्ड है उस नॉवेल के राइट्स 1970 से वार्नर ब्रदर के पास थे। इस पर उन्होंने 1971 में एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था ओमेगा मैन, लेकिन फिर 1999 में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेके भी वो एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम उन्होंने आई एम लेजेंड ही रखा था, लेकिन उस वक्त उस फिल्म का बजट 125 मिलियन आका गया था, जो कि स्टूडियो के लिए बहुत ही ज्यादा था। इसीलिए 2002 में स्टूडियो ने माइकल बे और विल स्मिथ को इस पर काम करने के लिए बुलाया गया, लेकिन माइकल बे इसके बजाय बैड बॉयज 2 में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो जब माइकल बे और विल स्मिथ ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, तब 2006 में फिर एक बार इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम होने लगा, लेकिन इस बार इस फिल्म को
टॉम क्रूज को नजर में रख के लिखा गया था, लेकिन टॉम क्रूज के मना करते ही ये फिल्म चली गई माइकल डगलस के पास। उनके बाद ये फिल्म चली गई मेल गिब्सन के पास। उन्होंने भी जब मना कर दिया तो ये फिल्म घूम घाम के फिर से वापस आ गई विल स्मिथ के पास। वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में होता है उसी को मिलता है। तो 2007 में 77 मिलियन डॉलर्स की ओपनिंग करके ये हॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी थी और ये रिकॉर्ड 2013 तक नहीं टूट पाया था। 2013 में हॉबिट द अनएक्सपेक्टेड जर्नी ने 84 मिलियन डॉलर्स की कमाई करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वही 150 मिलियन की भारी भरकम लागत से बनी इस फिल्म ने उस वक्त वर्ल्ड वाइड 585 मिलियन का बिजनेस किया था, जिस वजह से ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कही जाती है। तो इस फिल्म के कई सीन में वार्नर ब्रदर ने अपने आने वाले फ्यूचर की किसी प्रोजेक्ट के फिल्म्स के बारे में हिंट दी थी। जैसे कि एक जगह पर हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का पोस्टर देखते हैं, जो फिल्म इस फिल्म के निर्माण के 10 साल बाद यानी 2016 में बनी थी। तो एक जगह पे हम ग्रीन लैंटर्न का भी पोस्टर देख सकते हैं, जो कि फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। तो हमें पता है ये फिल्म एक नॉवेल के एडप्शन है और नॉवेल में डिसीज से इन्फेक्टेड हुए लोग मर जाते हैं और वैम्पायर बन के वापस आते हैं, इसलिए वो केवल रात में ही निकल सकते हैं और उनको केवल उनके दिल पर वार करके ही मारा जा सकता है। और जब इस फिल्म की स्टोरी बनी तो उसमें से ये वैम्पायर वाला सारा किस्सा ही निकाल दिया था। तो इस फिल्म के एक सीन में जहाँ विल स्मिथ सीढ़ी को हाथ में पकड़कर कहते हैं द बेस्ट एल्बम एवर मेड, तो ये एल्बम है बॉब मार्ले का लेजेंड, जो बॉब मार्ले के मरने के बाद हिट हुआ था। और ऐसी ही कोई स्टोरी फिल्म में विल स्मिथ के कैरेक्टर की है, जो कि मरने के बाद लेजेंड बन जाता है। तो विल स्मिथ को इस फिल्म के लिए गिलमोरो डेल टोरो एज ए डायरेक्टर चाहिए थे, लेकिन उसी वक्त गिलमोरो हेलबॉय 2 की फिल्मिंग में व्यस्त थे और उनका कहना था कि हेलबॉय 2 की कहानी भी आई एम लेजेंड जैसी ही है। तो विल स्मिथ ने ड्रीमवर्क स्टूडियो के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें ड्रीमवर्क एनिमेशन का सबसे हिट एनिमेटेड कैरेक्टर द श्रेक को भी इस फिल्म में एक लाइव एक्शन कैरेक्टर के रूप में लाने की विल स्मिथ की सोच थी, लेकिन न जाने क्यों इस पे आगे कुछ काम हो ही नहीं पाया। तो इस फिल्म को जिस नॉवेल से अडॉप्ट किया गया है उसके राइटर थे रिचर्ड मैथसन, और मैथसन ही स्टीवन स्पीलबर्ग की पहली फिल्म ड्यूएल के भी राइटर थे। और ये बात जब स्पीलबर्ग को पता चली कि रिचर्ड के नॉवेल पे फिल्म बन रही है, तो बिना किसी को बताए उन्होंने सेट पे एक सरप्राइज विजिट दी थी और इसके वजह से सारा क्रू भौचक्का तो रह ही गया था, लेकिन स्पीलबर्ग के प्रेजेंस की वजह से वो सारे काफी टेंस भी हो गए थे। इस फिल्म में विल स्मिथ अपने हाथ पे 2 घड़ियां पहनते हैं, एक डिजिटल और दूसरी एनालॉग, क्योंकि किसी भी हालत में वो सनसेट का अलार्म मिस नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमें पता है ओमेगा मैन और आई एम लेजेंड एक ही नॉवेल से अडॉप्ट की गई है, लेकिन इस फिल्म में एक और खासियत थी कि इस फिल्म में मतलब इन दोनों की दोनों फिल्मों में जो लीड कैरेक्टर है यानी डॉक्टर रॉबर्ट, वो फोर्ड की मस्टैंग गाड़ी चलाते हुए ही दिखाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं श्योर हूं कि आई एम लेजेंड पे 30 से भी ज्यादा फन फैक्ट पहली बार आपने सुने होंगे। मुझे पता है, मैंने चेक भी किया है, किसी भी चैनल ने अब तक इतने ज्यादा फन फैक्ट्स नहीं दिखाए हैं और हमारे सारे के सारे वीडियोस भी ऐसे ही होते हैं जिसमें बहुत से फन फैक्ट आपको पता भी नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके उस रेड बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए, बिकॉज यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। तो मैं आपसे मिलूंगा अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस फिल्म की तरह ही हम एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ना किसी इन्फेक्टेड लोगों से हमें कुछ होना चाहिए, ना हमारी वजह से कोई और इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेटू, अस्ताला विस्ता बेबी।